नमस्कार, आप देख रहे हो जी लाइव मीडिया। और आज हमारे साथ ऐसे ही हस्ती है जो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते रहे बच्चों में, उसके बाद अमृतसर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते रहे, उसके बाद वॉलंटियर एज ए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में रहे। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके लाइफ के बारे में पूछेंगे। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर बनोड़ जी। बनोड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी लाइव मीडिया। सबसे पहले तो मैं आपका जी लाइव मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया आज अपने मंच पे, अपनी स्टेज पे। बेसिकली सर, मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में कत्थू नंगल के पास मेरा गांव था, वरियाम नंगल। तो मैंने मैट्रिक तक वहीं चिवंडा देवी में की। उसके बाद +1 +2 मैंने चंडीगढ़ SD कॉलेज से किया। उसके बाद फिर मैंने हरियाणा पॉलिटेक्निकल में नीलोखेड़ी में डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद मैंने बीटेक किया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने एमटेक किया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से PhD किया। तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। अमृतसर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 14 साल पढ़ाया है। 4 साल मैंने ग्लोबल इंस्टीट्यूट अमृतसर में पढ़ाया है। उसके बाद मैं एज ए वॉलंटियर टीचर भी रहा हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, अपने पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए 6 मंथ के लिए। उसके बाद मैंने 2 साल IKG PTU अमृतसर कैंपस में भी टीचिंग की है। बनोड़ जी, जैसे आपने जितने डिग्रीज आपने गिनाई, मुझे क्या ये बचपन से पढ़ने का शौक था या पेरेंट्स ने कोई जोर लगा के? कई बार होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि हम पढ़ने में आगे कहीं रह ना जाए पीछे। तो ये आपका मतलब इंटरनली इतना शौक था कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी इसमें कोई ना कोई हाथ? देखो सर, हर काबिल इंसान के पीछे पेरेंट्स का तो हाथ जरूर होता है। अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली आप भी थोड़ा अच्छा पढ़ लिख जाओगे आगे। तो मैं इसीलिए नॉर्मली जहाँ भी मीटिंग लेता हूँ तो पेरेंट्स के साथ जब भी मेरी मीट होती है तो मैं नॉर्मली यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे ध्यान जरूर दो। चाहे आप आधा घंटा 2 घंटे दिन में ध्यान दो, लेकिन उन पे ऊपर दिन में एक बच्चों के लिए टाइम आपको जरूर निकालना चाहिए। तो मेरी पढ़ाई में भी मेरे पेरेंट्स का, मेरे गुरुज का जो बहुत योगदान है, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। आज के सिनेरियो की बात करें तो आज के डेट में आप अभी भी किसी जगह नवयुक्त हैं किसी टीचिंग लाइन में, या आप अब घर में ही कोई ऐसे क्लासेस ले रहे हो बच्चों को? जैसे आप, मैंने सुना आप कहीं बच्चों की हेल्प भी करते हो। तो आज का सिनेरियो क्या है आपका? आप क्या कर रहे हो आजकल? एट प्रेजेंट मैं टीचिंग के साथ भी मतलब वर्क कर रहा हूँ। टीचिंग भी अभी कर रहा हूँ, छोड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिक प्रोफेशन है ये। और मेरे को अच्छा भी लगता है टीच करना बच्चों को, क्योंकि जब आप यंग बच्चों से मिलते हो तो आप बुढ़ापे तक यंग ही रहते हो। तो मेरे को अच्छा लगता है यंग बच्चों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके व्यू को करना, उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करना, उनको एज ए मेंटर उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना भी। तो मुझे जहाँ तक सुनने में मिला है कि अब आप बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हो और आप बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, को कन्वीनर IT सेल के आप डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के। ये शौक कब से आपको आ गया कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ूं? सर एक्चुअली अगर मैं आपको सच में बताऊं तो जब से मोदी जी आए हैं, उनकी स्कीम्स को देख के और उनके काम को देख के जो लगन है उनमें देश के प्रति काम करने की, और जैसे उन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया है। कभी बाहर की ताकतें हम पे हमला करती थी, आज किसी की जरूरत नहीं है हम पे हमला करने की। तो नई नई डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। तो उनकी ये सारी स्कीम देख के जो है ना, मैं मोदी जी के काम से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसलिए मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से। और इस टाइम जो है मैं वो IT कन्वीनर हूँ, बीजेपी का IT कन्वीनर सेल का वर्क देख रहा हूँ अमृतसर का। प्लस मैं मजीठा रोड बाईपास मंडल में जो है वो सेक्रेटरी हूँ एज ए। और एक बूथ का मैं जो है वो प्रेसिडेंट भी हूँ इस टाइम। बनोड़ जी, आपने बोला कि मोदी जी ने अच्छा काम किए हैं, तो मुझे IT सेल का तो एक बहुत बड़ा योगदान होता है पार्टी में। जैसे हम देखते हैं कि जब तक अगर आप सोशल मीडिया का ही ज़माना रहा तो IT सेल में लोगों को आप कैसे कन्विंस करते हो? क्योंकि अगर आप कहते हो कि मैं नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसीज से प्रभावित होकर इस पार्टी से जुड़ा हूँ, तो आप हमारे लोगों को, हमारे दर्शक जो हैं उनको समझा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो वो ले सकते हैं, और जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं
कौन कौन सी स्कीम है सर संक्षेप में, जो हमारे जो लोगों के जैसे लोग हमारे कहीं पिछड़े लोग होते हैं, देखो अगर लोग कहीं जिनके पास पैसा होता है या जिन जो रिच लोग होते हैं उनको स्कीम्स की कम ही जरूरत पड़ती है। संक्षेप में बताइए कि कौन सी स्कीम्स हैं जो 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 लोअर क्लास के लोग होते हैं उनकी वो स्कीम्स वो कैसे हासिल कर सकते हैं और उनके लिए कौन कौन सी स्कीम है। सर अगर मैं स्कीम्स को हम देखते हैं तो बेसिकली जो हमारे पास डाटा है, एज ए आई टी सेल जो डाटा है, मोदी जी की 250 से ज़्यादा स्कीम्स है इस टाइम जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है। तो इन स्कीम्स के ऊपर युवाओं के लिए स्कीम्स है, महिलाओं के लिए स्कीम है, किसानों के लिए स्कीम्स हैं, और प्लस जो स्पेशली हमारे बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन के पर्सनस हैं, जो बिलो पावर्टी लाइन के घर हैं हमारे, उन बंदों के लिए या बंदियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। लेकिन इन स्कीम्स को लागू करने के लिए, इनको कवर करने के लिए आपका खुद का और आपकी पूरी टीम का जो है वो प्रॉपर एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम तो ऑनलाइन ही फिल हो जाती हैं। अगर आपको ऑनलाइन वर्किंग आती है तो आप इजीली उन स्कीम्स के ऊपर उनका जो लाभ है, लाभ पात्रता आप उस स्कीम्स के बन सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारी टीम है, बेसिकली बीजेपी की वर्कर्स की टीम है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनको इन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी तक मेरे को तो स्कीम्स एज ए रिटन पीडीएफ मिली थी, तो मैंने फिर उसमें एक ये उपराला किया कि मैं हर स्कीम्स को पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद उस स्कीम्स के हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं एक पोस्टर बनाता हूँ, क्योंकि आजकल मीडिया का टाइम है, अगर आप देखते हो तो इजीली उस चीज को फॉलो कर जाते हो। तो मैं उस पे एक बीजेपी के नाम से एक कमल का फूल लगा के, या दूसरी तरफ जो मतलब बंदा अभी देखा भी नहीं है स्कीम्स को, उसको भी पता चल जाए कि बीजेपी की स्कीम है, मोदी जी का पोस्टर लगा के, तो उस स्कीम को मोटा मोटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसकी हेडलाइन को। और साथ में मैंने कई स्कीम्स के साथ कोशिश की है, ज़्यादातर स्कीम्स के साथ कोशिश की है कि उनके लिंक्स भी दूं, और जिस कॉन्टैक्ट नंबर पे उस स्कीम के लिए कॉन्टैक्ट हो सकता है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है। संक्षेप में मुझे बताइए कि जो लोअर मीडियम या मीडियम क्लास के लोग, उनके 5-6 स्कीमें मुझे ऐसे बताइए जिनका वो लाभ भी ले सकते हैं, जो हम उनको काम भी आ सकते हैं, वो कोई काम कर सकते हैं, उनके बारे में हमें दर्शकों को बताइए। जी मीडिया सर जैसे कि बीपीएल की स्कीम है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हैं पर्सन, उनके लिए स्पेशली आयुष्मान कार्ड की स्कीम है, जो 5 लाख तक जो है वो आयुष्मान कार्ड का, आजकल किसी टाइम ऐसा है कि किसी भी टाइम को किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, मीन्स हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, तो कभी बंदे की जेब में पैसे होते नहीं उस टाइम, तो अगर आपके पास बीमा कार्ड है तो आप बिना हिचक के, बिना डर के आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप 5 लाख तक का अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने जो है अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है, ठीक है, और अगले 5 सालों में हमारी सरकार जो है वो 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हमने टीचा रखा है, और अगले 5 सालों में जो है, और ऐसे ही फीमेल्स के लिए सर्वाइकल और कैंसर की जो वैक्सीनेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री करने जा रही है, ठीक है। और उसके बाद 9 करोड़ महिलाएं जो है 83 लाख उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। 9 करोड़ महिलाओं से में से 83 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, जिसके सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो आपस में एक ग्रुप उन लोगों का बना हुआ है, जिसमें आप नई टेक्नोलॉजी या नया कारोबार या किसी की हेल्प कर सकते हो, तो उसमें आपका वर्क हो। रेडी पटड़ी वाले लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपया जो महीना स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने कि वो 10,000 का जो है लोन ले सकते हैं, मतलब उस स्कीम्स के अंदर 10,000 का लोन लेके अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। उज्ज्वला स्कीम भी है इनकी कोई? हाँ, उज्ज्वला स्कीम है, जैसे गैस सिलेंडर उनको है कि वो गैस सिलेंडर के ऊपर उनको जो सब्सिडी है वो दी जाती है उज्ज्वला स्कीम के। मैंने सुना कि पहले फर्स्ट टाइम गैस सिलेंडर फ्री भी मिलता है उनको, जब पहली बार वो उनको जी जब वो अप्लाई करते हैं। जी फर्स्ट जो उनकी गैस सिलेंडर जो फर्स्ट बुकिंग आती है, मतलब वो फ्री होती है, उसके बाद उनको जो है उसके ऊपर सब्सिडी है। ठीक है, तो कुछ जो जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले इनके लिए भी है कोई मकान की स्कीम्स ऐसे कोई तो है? जैसे हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं बेसिकली, जिनकी इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत कम है, और पुराने टाइम की जिनके घरों में अभी छतें प्रॉपर पक्की नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं बालों की ईंटों की छतें पड़ी है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट का है फैसिलिटी है कि वो अपना वो लोन लेके। ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटी है सब? बिल्कुल, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार देखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस पे वो कहीं ना कहीं अपना शो, जैसे मैंने सुना है कि अनाज फ्री आता है वहां से, तो उस पे
अपनी फोटोज लगा के तो वो शो करते हैं कि नहीं हम ये हमें हमारे जो दर्शक है उनको समझा दीजिए कि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि नहीं ये स्टेट की। सर एक्चुअली अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि आजकल जो लोग हैं वो हम कितना भी उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर ले कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं बनते क्योंकि हमें पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं और मीडिया मोबाइल आपके हाथ में है। तो जितनी भी ये स्कीम आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके ऊपर हम अपना लेबल चिपका दें या कुछ चिपका दें, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं। मतलब ये जो स्कीम है अनाज की भी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट? बिल्कुल, अनाज की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। स्पेशली अगर मैं ऐसे युवाओं के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 54 लाख युवाओं को अभी तक जो है प्रशिक्षित किया है, तो जिनमें हम 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल में ट्रेंड किया है। पर्टिकुलर स्किल में कोई किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल है तो उसमें हमने ट्रेंड किया है और अभी तक हमने 80 ग्रैंड मास्टर भी जो है वो बनाए हैं। पिछले 70 सालों में सिर्फ हमारे पास 10 ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हमने 80 ग्रैंड मास्टर तक पहुंच चुके हैं। ये मेक इन इंडिया भी जो आपने शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये भी इसके तहत भी लोगों को काफी रोजगार मिले हैं? बिल्कुल सर, मेक इन इंडिया में क्या है कि आप जैसे लोन लेके आप 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक लोन लेके आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप उस आइडिया को डेवलप करके आप अपनी इंडस्ट्री जहाँ एक छोटा सा आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। और अगर एक बंदा छोटा सा कारोबार भी शुरू करता है तो कम से कम वो 2 या 4 जो है वो एम्प्लॉय तो रखता ही रखता है। तो ऐसे उसमें जो है वो साथ साथ एक रोजगार, हम क्या कि जॉब सीकर, बेसिकली मोदी जी का टीचर ये है कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। तो हमें इंडिया को अगर वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो हमें जॉब प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, जॉब सीकर नहीं बनना पड़ेगा। तो इलेक्शन नजदीक हैं, जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं, थोड़ी देर ही रह गई, शायद 5-7 दिन में वो डिक्लेयर होने जा रहे हैं इलेक्शन को। क्या लगता है आपको बीजेपी का जो ग्राफ पहले से बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैंने देखा जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कई बार जो निचला तबका होता है वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाती। या कई बार होती है डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई ना कोई टांग अड़ाती है कि वो स्कीम उस तक ना पहुँच जाए और उसको ये ना पता चले कि ये स्कीम उसकी है, तो फिर वो वोट में चेंज हो जाए। क्या लगता है आपको? नेचुरली है जो रोड्स का जाल बिछा हुआ है, जो आज इंडिया ने तरक्की की है, जैसे धारा 370 टूट गई है, राम मंदिर, ये मुद्दे होते थे, इन पर इलेक्शन लड़ा जाता था, लेकिन एक हिसाब से ये मुद्दे अब बंद भी हो गए क्योंकि अब आप एक बार मंदिर बन गया, बार बार आप लोगों को ये नहीं कह सकते। तो इतने बड़े बड़े काम हुए, तो क्या लगता है बीजेपी का ग्राफ इस बार बढ़ जाएगा कि उतना रहेगा या कम हो जाएगा? बेसिकली अभी जैसे मैं अयोध्या होके आया हूँ सर, तो अयोध्या होते एज ए बीजेपी IT सेल मेरा भी मन किया कि कुछ लोगों से मैं बात करूं। तो बेसिकली जो कैंप से, जो टेंट हाउस से उन्होंने बस देखो, अगर हम मैं पंजाब की बात करना चाहूँगा क्योंकि आप पंजाब में रहते हैं, तो मैं यूपी का, तो हमें पता है वहाँ पर योगी जी बहुत बड़े काम। और धर्म की बात कही आप, तो धर्म की बात ये भी आती है कि 3 तलाक भी खत्म हुए, वो भी तो मुस्लिम धर्म से है, तो वहाँ महिलाएं खुश हैं। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ मोदी सरकार, उन्होंने धर्म के ऊपर वो नहीं देखा है। जैसे आपने देखा करतारपुर का लांघा उन्होंने खोला, अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को वहाँ बड़े सम्मान पूर्वक लाए। तो मुझे ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में भी इसका असर है कहीं, ये जो स्कीम्स हैं, तो संक्षेप में बताइए। क्योंकि मैंने देखा है जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहाँ तरक्की बहुत जोरों से हो रही है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इतनी सारी स्कीम्स यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार जब आपके पास दूसरी होती है ना कहीं तो फर्क पड़ ही जाता है। सर एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर होने के कारण, जैसे मैंने हज़ारों बच्चों को बीटेक के हज़ारों बच्चों को टीच किया है मैंने, तो पिछले सिनारियों में मैंने ये देखा है कि हमारे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो विदेशों में जाके बस रहे हैं, स्पेशली पंजाब के। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी है, जो मेरी सोच है, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी है, तो आप स्मूथली वर्क कर सकते हो और आप बड़ी अच्छी तरह डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं उसको आप अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए लेके आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब अपोजिशन होती है तो उसमें क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो मोदी जी का तो पंजाब के बारे में सोचना ही है, स्पेशली वो किसानों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं हर टाइम। तो पंजाब के बारे में उनका सोचना ही है कि इसको कैसे अच्छी तरह हम अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है कि ये कह लो कि पंजाब पूरे इंडिया का सिर का ताज है।
ऊपर कश्मीर है, फिर पंजाब है हमारे पास। तो जितना भी हरी क्रांति आई पंजाब से आई है, सारा कुछ पंजाब से आया। तो अगर पंजाब में और भी अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी, सेंट्रल मिनिस्ट्री आएगी, डबल इंजन की जैसे आप बोल रहे हो सरकार आती है, तो डेफिनेटली कुछ स्कीम में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मोदी जी की गवर्नमेंट पंजाब में आनी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली पंजाब में हम लोगों से ज़्यादा गलती पिछले सालों में यही रही है कि सेंटर में कोई और मिनिस्ट्री होती है, हम स्टेट में कुछ और बना के बैठ जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम सेंटर वाली गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट में लेके आएंगे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का कन्वीनर हूँ, एक मेरी सोच है, एज ए प्रोफेसर मेरी सोच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में लेके आएंगे तो हम बहुत अच्छी तरह, बहुत फास्ट जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे आपने बताया, जैसे प्रोफेसर बनोट जी ने हमें बड़े संक्षेप से समझाया कि स्कीम्स कैसे हैं, कितने जो छोटा तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, उनके लिए कितनी सारी स्कीम्स हैं मोदी सरकार की। उनको इम्प्लीमेंट तब हम कर पाते हैं, 100% तब होता है वो इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड जब हम डबल इंजन की सरकार लाते हैं। आपने हमारे लोगों को समझाया, हमें स्कीमों के बारे में समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर बनोट। अगले हफ्ते फिर किसी हस्ती से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।